नमस्कार। कैसे आप लोग? चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू टॉपिक, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनकलकेटिंग वैल्यू। ओके, तो ये जो टॉपिक है यूपीएससी ने बस सिंपल सा लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर हम फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है हमारे माँ बाप। जो हम हमारे अंदर वैल्यू डेवलप होती है वो जो ट्रांसफर करते हैं अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है मदर और फादर का। उसके बाद आती है हमारी स्कूलिंग, कॉलेज, ये सारी चीजें, और साथ में जो हम इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के थ्रू ही। तो ये सारी जितने फैक्टर हैं सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हमें कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी वैल्यूज डेवलपमेंट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है। ओके, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोशल बीइंग। जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, ये समझ लिए उसी दिन से वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली चीजें लर्न करना शुरू कर देता है। कुछ डेलिबरेटली होती है, कुछ अनकॉन्शियसली होती है। जो देखता है, ऑब्जर्व करता है और सीखता रहता है। ओके, ये चीज याद रखना। जैसे ही पैदा हुआ वहीं उसी दिन से वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। हमें लगता नहीं 4 या 5 साल का होगा तब उसकी जब कॉन्शियस डेवलप होती है कि हाँ क्या हो रहा है, जो हमें चीजें याद रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा पैदा हुआ वहीं से चीजें स्टार्ट हो गई। दूसरे वे में अगर हम सोशलाइजेशन प्रोसेस को डिफाइन करें, इट इज ऑल्सो रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द ग्रोइंग इंडिविजुअल learns the habits, attitude, values, belief of social group into which he or she has born. It is a complex, continuous, never-ending process. Everyone keeps learning throughout his her life. ऐसा नहीं कि आप अडल्ट हो गए हो अब सीखना बंद कर दोगे, नहीं। ठीक है, आप 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, शायद तब भी कुछ ना कुछ सीख रहे होगे। तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है सोशलाइजेशन। जो प्रोसेस है वो नेवर एंडिंग है। अब बात करते हैं किस किस का, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, रिलीजन, कस्टम, फ्रेंड्स, स्कूल, टीचर, वेयर समवन इज लिविंग, कौन कहाँ रह रहा है। ओके, रूरल या अर्बन। सोशल मीडिया आज के टाइम में इतना अफेक्ट कर रही है, मत पूछिए। ऑल फैक्टर अफेक्ट द सोशलाइजेशन प्रोसेस। ओके, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। अलग अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म मीडियम थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न सोशलाइजेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को जो मर्जी सिखा लो, ठीक है, थप्पड़ मार लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन वो सीखेगा वही जो वो देख रहा है। ओके, आप बेशक से आप ये कहो कि बेटा गाली नहीं देनी, लेकिन अगर मान लो घर में हस्बैंड मोस्टली गाली दे रहा है तो गाली सीख जाएगा। ओके, बेशक से आप उसे कहते हो बेटा गाली देना गलत बात है। ओके, नेक्स्ट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। हमें कोई चीज थप्पड़ मार के बताई जाती है बेटा नहीं करनी है, और जब हम फर्स्ट आते हैं क्लास में तो हमें प्राइज दिया जाता है, ठीक है, घर वाले भी रिवॉर्ड देते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि बेटा आगे भी फर्स्ट आना। ओके, रोल प्लेइंग, स्टोरी टेलिंग, एलिगरी। स्टोरी टेलिंग तो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो हम बुक्स में भी पढ़ते हैं और हमें पेरेंट्स भी बताते हैं। तो ये सारे अलग अलग मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू हम लर्न करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। अभी फैमिली एज अ होल की बात करूंगा मैं, लेटर ऑन मैं आपको डिस्कस करूंगा मदर और फादर का इंडिविजुअली। ओके, वो कैसे हमारे अंदर ये चीज वैल्यू डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, ट्रांसफर करते हैं। Family is considered the first school in a process of socialization. From family, we learn many positive values: love, religious value, civic value, cultural value, etc. जो फैमिली वो हमारा फर्स्ट स्कूल होती है। अगर आपको याद हो, आप छोटे हो, सबसे पहले जो, अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे याद है कि बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए। ओके, बेड पे मत खाना खाओ, टेबल है वहां पे खाना खाओ, तो ये साफ सफाई रखो, ये जितनी छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, और ये मुझे लगता है सभी के माँ बाप सिखाते हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो ये सारी चीजें हम फैमिली में लर्न करते हैं। पेरेंट फंक्शन एज अ मेडिएटर बिटवीन देयर चिल्ड्रन एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। बाहर बाहर के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या बोलना है, नमस्ते करने हैं, पाँव छूने, ये क्या सारी चीजें हैं। ये वैल्यू इनकलकेटिंग है ना, वैल्यू डेवलपमेंट है। बेटे बड़े हैं उनके नमस्ते करो, ये सारी चीजें। दे टीच अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन की, जस्ट मैंने भी बताया, हाउ टू बिहेव, एंटरटेन, स्लीप, ईटिंग मैनर एंड पैटर्न्स, स्टडी स्किल्स, डेटिंग, मैरिज। इंडिया में तो मैरिज को ये समझ लो शायद अब थोड़ा रिफॉर्म आ गया है, अदरवाइज अभी भी डोमिनेट करते हैं। हमारे पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं हम किससे शादी करेंगे। ओके, पेरेंट टीच देयर चिल्ड्रन एट एवरी एज एंड मेंटर देम। ये भी बिल्कुल सही बात है कि हम बेशक से कितने बड़े हो जाए, हम फिर भी हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते रहते हैं।
ठीक है, या हमें कोई डिलेमा होती है, हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं क्या करें इस केस में, तो पेरेंट्स हमें एडवाइस देते हैं। ओके, दे ट्रांसफर देयर लव, अफेक्शन एंड वैल्यू थ्रू डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल टू देयर किड्स। ये जस्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो कौन कौन से हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी अपने आसपास कहीं ना कहीं कि कुछ पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ बहुत ही लीनियंट होते हैं, कुछ विजिलेंट टाइप होते हैं कि देख रहे हैं, ताक झाक कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइप से। सम आर डिस्टेंस, जिनको फिक्र ही नहीं है। तो इस टाइप के each family adopts division of labor regarding family tasks and prepare its young for the notion of work. Thus, early socialization into economic role also take place within the family. इस लाइन का क्या मतलब है? आपने देखा होगा मोस्टली अभी भी ऐसा ही है कि जो मेल मेंबर है घर में वही पैसे कमा के लाता है, वही अर्निंग सोर्स है, ब्रेड अर्नर है, और जो मदर है या जो लेडी है वो हाउसवाइफ है। ओके, तो यहाँ पे एक जो बच्चे वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो लड़का है वो देखेगा भाई मुझे बड़े होके मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, अनकॉन्शियसली। ओके, जो लड़की को कहेगी अच्छा मुझे खाना बनाना है, ये करना है, ये करना है, ये अनकॉन्शियसली लर्न कर लेते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं रोल डिफाइन हो रहा है। और इसका ऑपोजिट भी है, अगर मान लो मदर और फादर दोनों वर्किंग है, वो कुछ और लर्न करेंगे। ओके, इक्वालिटी लर्न करेंगे कि हाँ भाई मदर और फादर दोनों काम कर रहे हैं, तो हम दोनों ही जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। Family play the most important role in the formation of personality, whether it is consciously and unconsciously. Unconsciously बहुत चीजें लर्न करते हैं, consciously तो कम करते हैं, unconsciously ज्यादा करते हैं। For example, we can observe some differences in personality trait of children of army men, lawyer and farmers. अब ये चीज देखना, जो अगर आप मान लीजिए एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, तीन बच्चे अगर हम उनको सेम स्कूल में डालें ना, और लेकिन वो डिफरेंट उससे हैं, जो एक का फादर आर्मी मैन है, एक का लॉयर है और एक का फार्मर है, आप उनमें अपने आप डिफरेंसेस पाओगे। क्यों? क्योंकि जो घर में है, घर में माहौल डिफरेंट है, इसलिए सिर्फ ये फैक्टर। ओके, देयर आर सम अदर फैक्टर लाइक वेदर चाइल्ड हैव सिबलिंग और नॉट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा मेरा ब्रदर है या सिस्टर है या दोनों है, ठीक है, इफ अ चाइल्ड हैज सिबलिंग वेदर दे आर मेल और फीमेल, वेदर दे लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब सिर्फ है माँ बाप है और सिबलिंग्स है, और दूसरी तरफ है आपके चाचा है, दादा है, दादी है, जॉइंट फैमिली है। तो ये कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चीजें लर्न करते हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर है, बस जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल जनरल वे में चीजें बता रहा हूँ। पेरेंटिंग स्टाइल, एक जनरल वे में चार टाइप में पेरेंटिंग स्टाइल को डिवाइड किया गया है। ओके, किस बेसिस पे? रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिंगनेस पे। ये एक्सिस है। ओके, जो एक्स एक्सिस है उस पे मैंने डिमांडिंगनेस रखा है और वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्सिवनेस रखा है। उस बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल बताए हैं, डेमोक्रेटिक, परमिसिव, निग्लेक्टफुल, अथॉरिटेरियन। अब रिस्पॉन्सिवनेस और डिमांडिंगनेस का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है जब बच्चा कोई चीज अपने पेरेंट्स से चीज मांगता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, डिमांडिंगनेस, पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांडिंगनेस, ये दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर के बेसिस पे आप हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कहीं ना कहीं, जैसे मान लो डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन है, दोनों का मिक्स है एक ही घर में। ओके, ऐसा भी हो सकता है डेमोक्रेटिक और परमिसिव है, दोनों का मिक्स है। तो ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है। ओके, चलो अब इनको इंडिविजुअली डेमोक्रेटिक और इनको अलग अलग तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल, हाई डिमांडिंगनेस, हाई रिस्पॉन्सिवनेस। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड भी अच्छे से कर रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं अपने बच्चों से। Characteristic देखते हैं इसके। In this, parents allow their children to express their view, listen to them, have their idea and preference, encourage independence and give them freedom to make their own decision. Okay, इसमें जो है बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, लिबर्टी दी जाती है, आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करो। वो उनको पेरेंट्स केयरफुली सुनते हैं, हाँ जी बेटा क्या चाहिए आपको। ओके, अगर उनका कोई आइडिया कुछ भी है पेशेंटली सुनेंगे, इंडिपेंडेंस एनकरेज करेंगे और उन्हें ये भी फ्रीडम देंगे, बेटा आप अपने डिसीजन खुद लो, आपको क्या चाहिए, क्या करना है। ओके, दे यूज विड्रॉल ऑफ लव एज अ प्रिंसिपल मैकेनिज्म टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को पीटते नहीं है, मारते नहीं है। ओके, अगर उनको डिसिप्लिन करना है तो वो विड्रॉल ऑफ लव का एक फैक्टर है, वो यूज करते हैं। विड्रॉल ऑफ लव मतलब मान लो आप बच्चा है, मान नहीं रहा है, तो आप उससे बात नहीं करोगे, बेटा मैं आपसे बात नहीं करूंगा आज। ओके, तो कहीं ना कहीं जो अफेक्शन है, लव है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ये चीज बच्चे अफेक्ट करती है कि यार मेरे पापा उनसे बात नहीं करे, मेरी मम्मी उनसे बात नहीं करे, तो बेटर है मैं डिसिप्लिन हूं। ओके, ये गलती ना करो, तो थप्पड़ या पीटेंगे नहीं,
जैसे अगर आपने देखा हो सोसाइटी में बहुत जगह होता है जब थप्पड़ मार के ही चीजें सिखाई जाती है। अगर काउंटर करना है, मान लो बच्चे जिद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो काउंटर कैसे करेंगे? लॉजिक और रीजन के थ्रू। ऐसे एब्सर्डली नहीं बोल देंगे बेटा नहीं यही सही है, जैसे हमारे पेरेंट्स मोस्टली करते हैं सॉरी इंडियन सोसाइटी में ऐसे ही होता है, नहीं जो हमने बोल दिया वही है, नहीं, वो लॉजिक और रीजन देंगे आपको डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल में। These parents are responsive, accepting, warm, sensitive to the demand of their children. Okay. Next, they treat their children with mutual respect, and in this way, children also learn respect other. वो as a equal उस पे रखेंगे, इक्वल फुटिंग पे रखेंगे, बेटा हम भी ह्यूमन आप भी ह्यूमन हो, ओके हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं आप हमें रिस्पेक्ट करो। और यही चीज वो लर्न करते हैं कि हमें जो बाहर दूसरे ह्यूमंस है उनको भी हम इक्वल वे में रिस्पेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल से बच्चा क्या क्या सीखता है, क्या क्या कौन कौन सी वैल्यूज इनकलकेट होती है। थ्रू दिस पेरेंटिंग स्टाइल किड्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट, एम्पैथेटिक, पेशेंट, ऑल्ट्रुइस्टिक, डेडिकेटेड, रैशनल एंड सोशली इन्फॉर्म्ड। ये सारी वैल्यूज डेवलप करता है जब बच्चों के डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल में रेज किया जाता है। ओके अब ऐसा 100% पॉसिबल नहीं है, ये जो बोला है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल में ऐसा होगा ही होगा, कहीं ना कहीं चीजें चेंज होती रहती है हल्की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसिप्लिन के लिए ये जो विड्रॉल ऑफ लव है, नहीं, इन रियलिटी कहीं ना कहीं थप्पड़ भी मार दिया जाता है, ये सच है। ओके लेकिन आप ये प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल जब जो बच्चा रेज किया गया है उसमें अगर इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है तो बच्चे मोस्ट प्रोबेबली ये वैल्यूज में डेवलप होगी ही होगी। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें क्या है जो पेरेंट्स है बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं अपने बच्चों से, ओके जैसा हम चाह रहे वैसा ही होना चाहिए, एंड लो रिस्पॉन्सिवनेस, जब बच्चे डिमांड कर रहे हैं तब कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ओके ये है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। They put parents put strict rule and standard in the house. They should be followed by children seriously. In case of not following them, there will be punishment. आपको जो घर में रूल बना दिए पेरेंट्स ने उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। 6 बजे उठना तो सुबह 6 बजे उठो, ओके नहीं तो क्या होगा, आपकी पिटाई होगी। ये they impose their value system on their kid. They do not allow any counter question and only allow one way communication and expect obedience. अगर आपने काउंटर किया तो आपको थप्पड़ ही मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके पापा ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता या मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो पेरेंट्स को लेंगे कैसे नहीं करेगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस चीज की, वो ओबीडियंस एक्सपेक्ट करते हैं। और ये जो ओबीडियंस वाला पार्ट है ओके कहीं ना कहीं लेटर ऑन लाइफ में हमारे अंदर डेवलप हो जाता है कि ओबे करना चाहिए बिना किसी काउंटर क्वेश्चनिंग के। तो जैसे मान लो आप सिविल किसी पब्लिक सर्विस में जाते हो और वहां पे अपॉइंट हो गए हो, तो अनकॉन्शियसली आपने चीजें सीखी हैं पेरेंटिंग स्टाइल में, तो आप ओबे ही करोगे, काउंटर करोगे ही नहीं। ओके नेक्स्ट, दे हार्डली शो एनी वार्मथ टुवर्ड देयर किड्स एंड दे आर कोल्ड एंड हार्श। ओके दे इवन ट्राई टू कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट। वो बच्चों पे ऐसा कंट्रोल रखते हैं, बेटा क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से दोस्त होंगे, किससे बात करनी है, गेम खेलनी नहीं खेलनी है, किस टाइम बाहर खेलने जाना है नहीं खेलने जाना है, मतलब ये लगा लो फ्रीडम के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है, हर चीज होगी पेरेंट्स के हिसाब से। ओके एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ देयर किड। अब ऐसे बच्चे, अगर ऐसा अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है तो वो बच्चे कैसे होंगे, वो कौन कौन सी वैल्यू डेवलप कर लेंगे, वो करेंगे रिप्रेशन, hostility, have poor social competence, low empathy, high need for power, insecurity, low self esteem, etc. आपने पता नहीं ये चीज कभी नोटिस करी है कि नहीं करी है, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं मोस्टली अगर देखोगे उनकी जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे बचपन में उनको रेज कैसे किया गया, बड़ी डिस्टर्ब होती है, ये उसी का रीजन है। तो वो जो हाई नीड फॉर पावर जो क्रिमिनल है कि मर्डर कर दिया कुछ कर दिया कि उनके अंदर एम्पैथी है ही नहीं, वो इसीलिए है क्योंकि जो उनका बचपन रहा है वो ऐसा रहा है। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें क्या है, इसमें है जो पेरेंट्स है बच्चों से डिमांड कम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो कोई भी चीज मांग रहे हैं झट से उसके सामने, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ पैम्पर्ड किड, जिस आपने सुना हुआ डेफिनेटली, ये बच्चा पैम्पर्ड है, बहुत पैम्पर्ड है, क्यों है, बच्चे ने कोई जिद करी उसी वक्त पेरेंट्स ने वो चीज उसके सामने रख दी, ठीक है, और जब उसे डिसिप्लिन करना है कुछ करना है कुछ नहीं कहेंगे उसे, उसकी हर गलती माफ, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, ओके किसी भी रीजन से लव या अफेक्शन मान लो, लेकिन इसमें ऐसा ही होता है। लो डिमांडिंगनेस एंड हाई रिस्पॉन्सिवनेस,
Parents do not set any rules or standard to govern their children. At the same time, they are highly responsive to the demand of their children. They are considered highly intelligent parents who cannot say no to their children. बोला ना, प्यार ही इतना ज्यादा वो अपने बच्चों को मना ही नहीं कर पा रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अगर बेटा 12 बजे उठ रहा है, कोई बात नहीं बेटा 12 बजे उठो, ठीक है। लेट नाइट कहीं जा रहा है, जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान को फ्रीडम मत दो, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो करना पड़ता है ना, उसकी लाइफ है। जो पेरेंट्स है हमारी लाइफ गवर्न कहीं ना कहीं करते हैं, हमें चीजें सिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। They are very lenient, have almost no control over their kids and behavior and don't even bother to correct them. ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो गलती कर रहे हो उन्हें करेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। They give preference to freedom over responsibility, like they do nothing if their kids do not complete the homework. एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा हो कुछ पेरेंट्स बच्चों का होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, रादर देन ये सिखाओ ना बेटा होमवर्क आपको मिला आप ही कंप्लीट करो, हेल्प कर सकते हो, लेकिन आप लिख ही रहे हैं पेरेंट्स, मैंने देखा है। अब कौन कौन सी वैल्यू डेवलप होएगी अगर ये परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है? किड्स ऑफ दीज पेरेंट्स आर लाइकली टू शो लो एकेडमिक परफॉर्मेंस, बी एग्रेसिव, मोर ऑफन इंडल्ज इन सब्सटेंस लाइक ड्रग एंड अल्कोहल, टेंट्रम शो करेंगे, हैव लो इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, हैव लेस एम्पैथी, these kids are known as pampered kids. ओके, आई होप अब आपको समझ में आएगा पैम्पर्ड किड्स क्यों बनते हैं। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों से लो डिमांड रखते हैं, ठीक है, कोई डिमांड नहीं बच्चों से, और बच्चे अगर कुछ पूछते हैं तो उनका रिस्पॉन्स नील होता है, ऑलमोस्ट लो होता है, ये समझ लीजिए। ओके, दे प्रोवाइड एज मच एज फ्रीडम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर किड्स सर्वाइवल, सिर्फ सर्वाइवल, रिमेंबर वर्ड, सिर्फ वो जी पा रहे हैं, इस लेवल पे है, खाना उतना ही मिल रहा है जितना उन्हें चाहिए जीने के लिए, ओके, उससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए एक बच्चे को फ्रूट, बहुत सारी चीजें हैं, आइसक्रीम खानी, नहीं, उतना ही मिल रहा है जितना आपको चाहिए सर्वाइवल के लिए। मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो ऐसा वो होते हैं जो जिसमें मोस्ट ओनली पेरेंट्स जो होते हैं ड्रग्स में होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें अपनी शराब चाहिए, उन्हें अपने ड्रग्स चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए फादर ऐसा है तो मदर को क्या करना पड़ेगा, मदर को काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर मदर काम करेगी तो बच्चों को देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। किड्स बिकम देयर गार्डियन, दे आर प्रैक्टिकली लेफ्ट टू रेज देमसेल्व्स, हर चीज वो खुद ही करेंगे, अपने लिए खुद ही सोचेंगे। They do not parents do not set rules or discipline their children. मदर है जो कर रही है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया जिसमें फादर अल्कोहलिक और मदर काम कर रही है, तो दे डू नॉट सेट रूल्स और डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन। और अपोजिट भी ट्रू हो सकता है कि मदर ऐसी हो, ये चीज याद रखना। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों के अंदर कौन कौन से ट्रेट आएंगे, कौन कौन सी वैल्यूज डेवलप होंगी? वो बनेंगे कोल्ड, apathetic, impulsive, have low self-esteem, poor performance in school, lack social skills, are likely to identify negative role models. ओके, एक और एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है, आपने ये देखा होगा, बच्चे भीख मांग रहे होते सड़कों पे, ठीक है, भीख मांगने के लिए छोड़ रखा है। अब इसमें पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल यही है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए 4 टाइप की हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ओके, और जो एक्चुअल में रियलिटी में वो मिक्स होती है, ओके, ऐसा कोई 100% जो तभी हमारी डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल, ये चीज याद रखना, मिक्स होती है। जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो वो मिक्स है, अथॉरिटेरियन है एंड डेमोक्रेटिक। अगर मैं एनालाइज करूँ अपने पर्सनल लाइफ पे, वो आप खुद भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मदर, फादर, ये सब, स्कूल, पीयर ग्रुप, सोसाइटी, ओके, उन सब का। यहाँ पे आज हम लेक्चर यही खत्म करते हैं, ओके। कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप मेरा RS एथिक्स चैनल है जिसपे मैं न्यूज अपडेट करता हूँ, वहाँ मेरे नोट्स फ्री हैं, ओके, वो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।